तो मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय वित्त व्यवस्था की। आर्थिक जो अभी ट्रम्प साहब ने कहा है, और मैं दो तीन बातें और कहना चाहता हूँ पहले कि जो ऑपरेशन सिंदूर था और उसका हमने जो अ, युद्धबंदी हुई, उसमें ट्रम्प साहब ने कहा था कि आप ये युद्धबंदी कर लो, हम व्यापार करेंगे और बहुत बहुत व्यापार करेंगे। और हमको लगता है कि सरकार ने या सत्ता पक्ष ने जो है वो युद्धबंदी इसीलिए की कि चलो अच्छी डील हो जाएगी अमेरिका के साथ। लेकिन जब डील करने का मौका आया, तब उन्होंने 25% टैरिफ लगा दी। और टैरिफ ही नहीं लगाई, उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम पेनल्टी भी लगाएंगे। रशिया से आप तेल खरीद रहे हो और युद्ध सामग्री खरीद रहे हो, इसलिए हम जो है आपके ऊपर टैरिफ भी, वो पेनल्टी भी लगाएंगे। तो सवाल एक तो ये यहाँ उठ रहा है कि भाई हम तो सार्वभौमिक देश हैं। हम हमारे निर्णय हम करेंगे। हम हमारे को अगर अच्छा लगता है कि रूस से तेल खरीदे तो रूस से खरीदेंगे। हमको सस्ता मिल रहा है रूस से तेल, तो रूस से क्यों नहीं खरीदे। और दूसरा ये है कि युद्ध सामग्री तो हम 45 47 48 से ही खरीद रहे हैं उनसे। तो इसके ऊपर पेनल्टी लगाने का क्या मतलब है। एक तो ये सवाल बहुत बड़ा है। और फिर उन्होंने आगे चलते चलते ये भी कह दिया कि डेड है इकोनॉमी भारत की। तो भारत की डेड इकोनॉमी कैसे है। हमारी सत्ता पक्ष सरकार तो कह रही है, हमारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 7% से ग्रो कर रहे हैं हम। हमारी जो जीडीपी है वो 7% से ग्रो कर रही है। जब 7% से ग्रो कर रही है तो फिर हम डेड इकोनॉमी कैसे हो। ये दो बड़े प्रश्न है ये, और इसी के इर्द गिर्द हम आज की बातचीत को रखेंगे। मेरे साथ चौधरी शंकरलाल जी चौधरी हैं, सीपीआई एमएल के सेक्रेटरी हैं वैसे। लेकिन यूं आपका एक वित्त विभाग में आपने 40 साल, लगभग 33-35 साल नौकरी की है। और अ, सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है सीए की, वहां तक आप पहुंचे हैं, कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस। कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस और एडवाइजर, सलाहकार, वित्तीय वित्तीय सलाहकार। सलाहकार। तो सरकार में थे आप, सारी बातों को अर्थव्यवस्था के बारे में सारी चीजों को समझते हैं। तो मैंने कहा आज आपसे बात की जाए। तो उसके तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत कि आपने हमारे बुलावे पर आप पधारे। और आप हर बार भी पधारते हैं जब भी हम कहते हैं। और हमारे दर्शकों को आप जो है इन वित्तीय मामलों का की जानकारी देते हैं, राजनीतिक मामलों की जानकारी देते हैं, उससे हम लाभान्वित होते हैं। मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों, मित्रों और परिजनों को भेजें, सोशल मीडिया पर डालें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो चौधरी साहब, आपका एक बार फिर स्वागत। अ, धन्यवाद। आप ये इसको कैसे देखते हैं कि एक तो ट्रम्प ने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, और दूसरा जो पक्ष है वो ये है कि उन्होंने कहा था कि हम व्यापार की टीटी करेंगे, अच्छी डील करेंगे। उसके बदले उन्होंने 25% टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दी और पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। और मजे मजे की बात यह है कि जैसे ही ये खबर आई कि हम रूस से आयात नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने उस टैरिफ की जो 1 तारीख की डेट थी उसको 7 दिन बढ़ा दी। मतलब अब 7 तारीख बाद लगेगी, और 7 तारीख के बीच में और कोई फैसला हो सकता है, तो और आगे बढ़ सकती है। तो डील अभी तक हुई नहीं है, केवल ये ट्रम्प की घपोड़ेबाजी चल रही है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं।
लेकिन मेरे को एक बात समझनी है और आपसे ये भी समझना है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, वो ट्रंप से इतने डरे हुए क्यों हैं? वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं ट्रंप को। पहले भी जैसे वहां गए थे अमेरिका, अमेरिका को नहीं बुलाया, लेकिन इन्होंने फिर फोन वोन करके और अपनी जगह तलाशी। वहां गए तो वहां पे भी सब बातें सुनते रहे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, ये वो जो भी वो बोल रहा था, इन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। और अभी भी जो बातें आ रही है वो किसी का जवाब नहीं दे रहे। तो आखिर ये सवाल है कि ट्रंप से नरेंद्र मोदी डर क्यों रहे हैं? धन्यवाद हिम्मत जी। आपने एक बहुत व्यापक और बड़ा प्रश्न कर लिया। उसका सही सही जवाब तो कोई नहीं दे सकता। पहले तो हम ये देखें कि हो क्या रहा है। अभी जब से ट्रंप अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बन के आए हैं, तब से पूरी दुनिया का माहौल एकदम से बदल गया और वो एक तरह का उथल पुथल भरा समय हो गया। जो एक हालांकि शांति नहीं थी दुनिया में, उथल पुथल थी, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने चीजें रखी हैं, जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, जिस तरह से एक्शन लिए गए हैं उनके सेकंड टाइम सत्ता में आने के बाद में, वो सिर्फ हमको ये दिखाता है, ये निष्कर्ष, कि अभी भी दुनिया में अमेरिकन साम्राज्यवाद या अमेरिका का वर्चस्व है एक तरीके से, और उसको असर्ट करना चाहते हैं। और वो जो नियमों के तहत, वो जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के जरिए जो पहले होता था चुपचाप, अब वो खुलेआम धमकियों के जरिए कर रहे हैं। ये एक चीज देखने में आती है। उन्होंने आते ही कहा कि मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका क्या मतलब है? मतलब अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो फिर अमेरिका को अंदर से सुधारने वाली बात है, या कोई एक तरीके से पूरी दुनिया पे उसका दबदबा थोपने से उसका आशय है? जो देखने में चीजें, उनके जो एक्शंस हैं, उससे लगता है कि पूरी दुनिया पे फिर से आर्थिक और रणनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की उनकी प्रयास है। और ये कुल मिला के सारी चीजें, मतलब इसी निष्कर्ष से ही उनका कोई हल या उसमें कोई उत्तर दिखाई देता है। बाकी तो कोई इस तरह के राजनीतिक व्यवहार का एक राष्ट्राध्यक्ष का कहीं भी दूसरी तरीके से उसको समझा नहीं जा सकता। अब ये जो बात है कि भारत के साथ क्या हो रहा है, और हाल ही में ट्रेड डील और ये जो सब चीजें आई, वो अचानक से, खास तौर से पर्दे पे बहुत दिनों से वैसे तो बात चल रही थी, और वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसी विमर्श के तहत ही चल रही थी। लेकिन हाल ही में पिछले महीने जो एक तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति, युद्धोन्माद और युद्ध की जैसी स्थिति उपस्थित हुई एक घटना को लेके, उसके जरिए से थोड़ी ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, और उसके जरिए से कुछ चीजें खुली भी। तो जब ये बात आई कि ट्रंप ने सबसे पहले ये कहा, जब ये भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमित युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, उसमें कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया। और जब और थोड़ा उन्होंने स्पष्ट किया, तो मैंने ट्रेड डील का उनको लालच एक तरीके से देके, या उसका इंसेंटिव देके मैंने ट्रेड डील रुकवाया। दोनों कंट्रीज के जो निर्णायक ताकतें हैं, जो अधिकृति हैं, उनको, जो प्रधानमंत्री कह लीजिए या उधर सेनाध्यक्ष कह लीजिए, इनको कह के मैंने युद्ध रुकवाया। तो एक तो बात ये यहां आ गई कि हमारे देश में उससे उसके चलते राजनीति बड़ी हास्यास्पद हो गई। मतलब मोदी जी की पोजीशन, जिनको यहां कहा जा रहा था कि वो दुनिया जब इंतजार करती है कि ऐसी किसी वैश्विक परिघटना पर मोदी जी बोलेंगे, तब उसके बाद विमर्श बनेगा। जो उनके भक्त लोग और यहाँ जो बीजेपी आरएसएस के लोग एक विमर्श स्थापित करते, वो डिस्टेबलाइज हो गया एक तरीके से। इसलिए हमारे देश में ये बड़ा एक राजनीति का बिंदु बन गया। अब ये जो बात थी वो तो एक तरफ है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो ट्रेड डील वाली बात थी, वो तो सामने आई गई कि ट्रेड डील की बात एक चल रही थी। तो ट्रेड तो पहले से चल रहा था, और अमेरिका के साथ भारत का सरप्लस ट्रेड है। मानी हमारे जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका को, और वो इंपोर्ट से लगभग 44 बिलियन डॉलर ज्यादा है। तो ये 44 बिलियन डॉलर ज्यादा है, उससे भारत की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की स्थिति है वो काफी सुधरी हुई है। मानी भुगतान करने में
हालांकि हमारा ओवरऑल व्यापार घाटा है, सारी दुनिया के बतौर देखें तो व्यापार घाटा, हम विदेश व्यापार घाटे के रूप में, बड़े व्यापार घाटे के रूप में करते हैं। लेकिन अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड जो है वो सरप्लस ट्रेड है। अब ये अमेरिका ने जो अभी जो झटका दे दिया, वो सारी दुनिया के देशों को ही झटका दे रहे थे, लेकिन हमारे देश को भी झटका दे दिया कि भाई वो यहाँ टैरिफ, एक तरफा टैरिफ, एक तरीके से उन्होंने कहा कि आपके इंपोर्ट्स पे 25% का, धमकी भरे अंदाज में कहा कि या तो आप हमारे टर्म्स पे ट्रेड करो और नहीं तो आप पे हम एक सीधा सीधा 25% का ट्रेड टैरिफ जो है, मानी एक तरीके से अमेरिका की तरफ से इंपोर्ट टैक्स उन्होंने हमारे ऊपर लगा दिया है। अब ये जो बात है, ये ट्रेड टैरिफ बिना बातचीत के एक तरफा तौर पे थोप देना, ये अगेन यही दिखाता है कि अमेरिका एक साम्राज्यवादी ताकत की तरह से व्यवहार कर रहा है और देशों की बराबरी का जो सिद्धांत है उसको कोई मान्यता वो किसी तरह की नहीं दे रहा है। तो ये बात तो एक तो बहुत स्पष्ट यहां आती है। और अब इसका मतलब ये है कि आपने दूसरी बात पूछी कि मोदी जी इसमें बोल क्यों नहीं रहे, तो सही बात है, समझ में आने वाली बात नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ गोलमाल सी कूटनीतिक भाषा में जवाब दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि खासतौर से जो ट्रंप ने ये कहा कि आप अभी भी रूस से तेल इंपोर्ट कर रहे हैं और वहां से हथियार खरीद रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो खास तौर से इन दोनों चीजों के बारे में सरकार की तरफ से कूटनीतिक तौर पे कुछ बातें कही गई हैं, लेकिन वो ढुलमुल जैसी हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। और एक तरीके से जो एक राष्ट्राध्यक्ष जो बात वहां से कह रहा है, यहां से हमारे राष्ट्र प्रमुख को जो बात कहनी चाहिए कि भाई इस तरह से आप किस तरह से बात कर रहे हैं, अगर कोई ट्रेड डील होगा तो हम निश्चित रूप से हमारे जो राष्ट्रीय हित है उनके उसी की दृष्टि से ही कुछ करेंगे। असल में ट्रंप जो है वो एग्रीकल्चर और डेयरी का जो हमारा जो क्षेत्र है उसको खुलवा देना चाहते हैं। और हमारे यहाँ डेयरी और एग्रीकल्चर में लगभग 60-70% जो पॉपुलेशन है वो अपना पेट भर रही है। और अगर उसको एक तरीके से खोल दिया गया, कृषि हमारी पहले से ही संकट में है, कृषि और डेयरी दोनों संकट में है, अगर इसको खोल दिया गया, हालांकि वो चोरी छिपे पिछले दरवाजे से हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 3 कृषि कानून बना के ये दिखाया था कि वो उसको इस तरह से खोलना चाहते हैं और प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर करके रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल के और एक तरीके से उसको खोल देना चाहते हैं अमेरिका के कृषि बाजार के लिए, उनके कृषि उत्पाद के लिए। लेकिन वो चूंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो मोदी इससे सत्ता जाने के भय से अभी डरे हुए हैं। और इसलिए जहां वो एक तरफ सरकार की तरफ से ढुलमुल जवाब दिलवा रहे हैं, वहीं ये इसलिए वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि वो कहें क्या इस मामले में। कहने को तो कुछ है नहीं। और आज वो चूंकि कृषि कानून वापस लेने पड़े, हालांकि बैकडोर से फिर उन्होंने कृषि विपणन नीति के नाम से जो नए नियम नीति बनाने की कोशिश की है, उसका लुब्बुलुआब भी यही है। लेकिन वो यहाँ भारत के अंदरूनी राजनीति की वजह से एक तरीके से फंसा हुआ है। और आज अगर वो बहुत सारे इलेक्शन सामने हैं और वो तो 2047 तक का प्लान बना रहे हैं, तो अगर ये हो जाएगा तो उनकी जो आंतरिक राजनीतिक प्लान है 2047 तक सत्ता पे काबिज रहने की, वो तुरंत ताश के पत्ते की तरह से ढह जाएगी। और मुझे लगता है कि इसी डर के चलते वो कुछ बोल नहीं पा रहे। ये मेरा आकलन है उसका। नहीं, दूसरी बात ये कही ट्रम्प साहब ने कि भारत की इकोनॉमी जो है डेड हो गई। तो वो डेड इकोनॉमी कैसे कह रहे हैं, मतलब ये थोड़ा स्पष्ट करें। और अब हालांकि ये जरूर है कि हम 7% से ग्रो कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो आंकड़ा, ये जो गणना की जा रही है वो गलत है और हमारी एक्चुअल ग्रोथ जो है 2-3% से ज्यादा नहीं है। फिर हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं, नया निवेश नहीं आ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये सारे, और खाने पे मतलब फूड इंडेक्स में हम बहुत पीछे हैं, 108 नंबर पे हैं शायद। और इस तरह से बहुत सारे इंडेक्स हैं, ह्यूमन इंडेक्स, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मुद्रा जो है एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में हो गई है। तो ये क्या डेड इकोनॉमी का ही दिख रहा है, ये लक्षण दिख रहे हैं? आप क्या समझते हैं इसका?
देखिए, डेड इकोनॉमी की जो बात कही गई है, वो अगर उसका नितार देखें तो डेड इकोनॉमी तो किसी की भी नहीं हो सकती। लेकिन जो पूंजीवाद जिसको एक तरीके से किसी भी इकोनॉमी को असेस करता है कि उसकी क्या आर्थिक स्थिति है, तो उनके अपने पैरामीटर्स हैं। और असल में इकोनॉमी, आपने ठीक ही कहा, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को असेस करना है तो एक तो जो पूंजीवादी तरीका है, जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह ने सेट कर दिया है कि जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, एक बात तो वो है। तो जीडीपी की ग्रोथ रेट जो कि रूलिंग क्लास के विमर्श का हिस्सा है, अगर उसको देखें तो हमारे देश की सरकार कह रही है कि हम 6% प्लस, मानी 6+6.5 के आसपास हम ग्रो कर रहे हैं, बल्कि दावा 7% का भी है, जिसको अभी आईएमएफ वगैरह ने प्लस माइनस करके 6.2 6.3 पे उसको लाया है। और तो ये तो सरकार का आंकड़ा है। लेकिन अब आपकी सरकार खुद आंकड़े पैदा करती है, दूसरे भी अगर आपको असेस करते हैं, आईएमएफ, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है वो भी असेस करते हैं, तो आंकड़े तो आप ही उपलब्ध कराते हैं। और इसलिए हम यहाँ का जो अपना जो सिस्टम है नापने का जीडीपी को, और उनका जो असेसमेंट है, वो जो संस्थागत असेसमेंट है, वो लगभग एक जैसा ही आएगा, क्योंकि आंकड़े तो सरकार प्रोवाइड कर रही है। लेकिन असली बात यह है कि आपने ठीक कहा कि अगर इकोनॉमिक जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर 6-7% के बीच में है, तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, मतलब बेरोजगारी घटनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी घटी नहीं, बढ़ी है। खास तौर से कोरोना के बाद में तेजी से बेरोजगारी, उस वक्त कहा जा रहा था कि 12 करोड़ नौकरियां चली गई, और उसके बाद में भी किसी तरह का रिवाइवल रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं दिखाई नहीं देता है। जो हमारे यहाँ जो आंकड़े आते हैं, वो जो फॉर्मल सर्वे होती है, सीजनल सर्वे होती है, उसमें तो बहुत सारे इनफॉर्मल को जोड़ते हुए खेती में कितने लोग काम पे थे, और ये भी मान लेते हैं कि अगर सप्ताह में एक आदमी ने 2 दिन काम किया तो वो भी, उसका भी एक रोजगार बन गया। तो इसलिए आंकड़े तो सरकार, खास तौर से इस सरकार ने जब से वो आई है, आंकड़े छुपाने का काम बहुत कुशलता के साथ किया है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो बाहर के देश हैं जो इन आंकड़ों से इतर असेसमेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो सच है। और हमारे देश के भी बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं जो सरकार के व्यू पॉइंट से नहीं को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनका भी कहना है, बल्कि इनके ही एक पुराने वित्त मंत्री जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो बीजेपी के वित्त मंत्री रह चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि 4% के इर्द गिर्द ही है। लेकिन 4% के इर्द गिर्द ही है तो, और उसको 6.5 बताना, दोनों में तो बहुत अंतर है। तो अर्थव्यवस्था सुस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो सरकार की नीतियों के चलते है, जो सरेंडर एक तरीके से उन्होंने दुनिया भर के आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ की जो नीतियां, एलपीजी की जो नीतियां ली हुई हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, उसके चलते ऐसा हुआ है। और इसलिए हमारे यहाँ घरेलू मांग कम होती है। हालांकि इतने हमारी पॉपुलेशन है, इतनी है, 145 करोड़ के आसपास की हमारी जो पॉपुलेशन है, उसके केवल रोटी कपड़ा मकान का ही हिसाब किताब जोड़ा जाए तो छोटी मोटी अर्थव्यवस्था को तो वही पार कर जाएगा। हमारे यहाँ खेती का भी अपना हिसाब किताब है, दूसरी सारी चीजें हैं। लेकिन असल में अगर ठीक से असेसमेंट किया जाए तो, अगर डेड भी नहीं, तो ये जो 6-7% का, 6% प्लस का जो असेसमेंट है, वो तो बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि जो ट्रंप ने डेड कहा है, वो डेड तो इस मायने में उन्होंने कहा है कि थोड़ा यहाँ एक तरह का डिप्रेशन क्रिएट कर दिया जाए। लेकिन फिर भी ये इकोनॉमी अगर 2-3-4% के दायरे में है, तो ये बहुत ही सुस्त अर्थव्यवस्था है, और इसमें से निकलना अपने आप में। और ये जो रोजगार वाला मामला है, असल में तो रोजगार ही सबसे महत्वपूर्ण मामला है। रोजगार अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में दम निकला हुआ है उसका। और ये बात मैं भी इससे सहमत हूं कि बिल्कुल अर्थव्यवस्था अगर डेड भी नहीं है तो उसका दम तो एक तरीके से बहुत निकला हुआ ही है, उसमें कोई दो राय कहीं लग नहीं रहा है। ये बात कहें। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है सर इसमें, कि हमारे यहाँ के जो मतलब जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था, 30% से 22% कर दिया, और न्यू स्टार्टअप के लिए 15% ही कर दिया। उससे जो पैसा उद्योगपतियों के पास बचा टैक्स का, वो वापस निवेश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ तक देखा गया है कि बहुत लाखों लोग जो है, मतलब अपना धन दूसरे विदेशों में जमा करा रहे हैं, और वहां पे विदेशों में नागरिकता खरीद रहे हैं वहां इन्वेस्टमेंट करके। बहुत सारे देश हैं जो इन्वेस्ट करते हो आप वहां रुपया, तो वो नागरिकता दे देते हैं, 30-40 करोड़ रुपया आप अगर वहां इन्वेस्ट करो
तो वो आपको नागरिकता दे देते हैं। तो इस तरह से लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं और नागरिकता ले रहे हैं वहां पे। तो अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी है और अगर पोटेंशियल है तो यहाँ क्यों नहीं निवेश कर रहे, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारा यहाँ तो 142 करोड़ लोगों का मार्केट है और बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद भी लोग बाहर जा रहे हैं और वहां निवेश कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, बेसिक बात यह है कि जो जीडीपी में बड़ा हिस्सा जो आय का, इंडिविजुअल्स की आय का, एक तरीके से सारे देश के इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनकी आय को कुल जो है वो उसको जीडीपी के रूप में काउंट करते हैं, और जो उसका जो मूल्य, बाजार मूल्य है, उसके हिसाब से वो काउंट करते हैं। हमारे यहाँ का जो 1%, 2%, 3% वाला ऊपर का जो व्यवसायी है, उद्योगपति है, बड़ा व्यापार करने वाला आदमी है, जिसको निवेश करता हम कह सकते हैं, वो असल में संसाधनों की लूट के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ये, संसाधनों की लूट के जरिए जो असली में जो जो हमारा खासतौर से मिनरल रिसोर्स है, जिसमें कोयला है, खनिज है, धातुएं हैं, वो सरकार से बड़े सस्ते में खरीद के ऊंचे प्राइस पे बेच रहा है, और इसलिए जो उनकी जो इनकम जुड़ रही है उससे वो एक तरीके से जीडीपी बन रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो भले ही वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इतनी आसान नहीं है, सिस्टम के तहत नहीं है, और उसमें राजनीतिक पार्टियों के सहारे का, इस तरह का उनको एक तरीके से सहारा लेना पड़ता है। और इसलिए यहां पैसा कमा के, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जीवन की सहूलियतें उस ढंग से नहीं है, तो लोग विदेश में जा रहे हैं और वहां इन्वेस्ट, मुझे लगता है इन्वेस्ट करने से भी ज्यादा ये 2 नंबर का पैसा साइफनिंग ऑफ कर रहे हैं। खास तौर से जैसे बैंकों का मामला है, बैंकों का पिछले 10 साल में पार्लियामेंट में पेश हुए एक कमरेड अमराराम की तरफ से जो एक क्वेश्चन पेश हुआ, उसमें पिछले 10-11 साल में बैंकों का जो बड़े उद्योगपतियों का जो पैसा माफ किया, उसका जो मूल्य है वो लगभग, जो राशि है वो 16 लाख करोड़ के आसपास है। अभी बहुत बड़ी राशि है, और इसमें सब जानते हैं कि इन्होंने वो जो एक कानून बनाया दिवालिया घोषित करके, और फिर सस्ते में बड़ा लोन लेके और सस्ते में निपटा देना और कानूनी रूप से मुक्त हो जाना, उसके जरिए बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और मनी साइफनिंग हुआ है। और ऐसा पैसा जो एक तरीके से अर्न मनी नहीं है, उसको लेके ऐसे लोग भाग रहे हैं। और इसके अलावा भी जो हमारा अपर मिडिल क्लास है, जो इस धंधे में ज्यादा नहीं लिप्त है, उसको भी लगता है कि यहाँ जो जीवन है वो सुरक्षित नहीं है। एक बार इतना पैसा कमा लिया, अगली 2-3 पीढ़ी आसान से निकल जाएंगी, तो हम यूरोप जैसे ठिकानों पे जाके बैठे हैं, अमेरिका जा, खास तो यूरोप के जो देश हैं जहां जीवन ज्यादा सहज है, अगर आपके पास पैसा है, वो मुझे लगता है उसका कारण। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था पे जो हमने बातचीत की, उसका लबोलबाब ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है मतलब बहुत सुस्त हो गई है। हम जो 6+ या 7% की ग्रोथ बता रहे हैं वो है नहीं, सरकार जो कह रही है वो वास्तविकता नहीं है, और बेरोजगारी बढ़ रही है। और हम जो है, एक पॉइंट में वो कहना चाहता हम जो है मतलब ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब एकदम फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो हम नहीं कह सकते अपने देश को, जो सरकार रोज रोज दावा कर रही है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और आप जो बहुत बोले, देखिए, फास्ट ग्रोइंग तो बिल्कुल नहीं है। ये हमारा जो रूलिंग क्लास है, खासतौर से रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार की जो राजनीतिक पार्टी है, वो लोग ये विमर्श खड़ा करके राजनीति में टिके रहना और वोट का जुगाड़ कर लेना चाहते हैं, विमर्श बना के कि बड़ी तेजी से हम ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन इंडिकेटर सबसे बड़ा तो जो है वो रोजगार का ही है, जो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया। अब दूसरा, मैं जो एक बात आपको यहाँ कह रहा हूं कि जो ये कह रहे हैं कि जैसी भी स्थिति है हमारी अर्थव्यवस्था की, इसकी स्थिति, ये जो ट्रम्प टैरिफ है इसके बाद में, और जो दूसरे रिलेटेड जो दूसरे मामले हैं, उसके बाद इसकी स्थिति और खराब होने वाली है। हालांकि कुछ लोगों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने उसका आकलन का एक अनुमान दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 0.3%, 0.2 से 0.3% जीडीपी गिर जाएगा। और 0.23% गिर जाना भी एक बड़ा पैमाना है वो, और उस इतना गिर जाना में भी काफी बड़ा यहाँ जो राजकोषीय घाटा वगैरह बहुत बढ़ जाना है, और उसका एक जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, बेरोजगारी का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, वो एक नया उसका एक आयाम है जो रहेगा।
लेकिन मैं एक चीज खास तौर से कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि हमने जो एलपीजी की पॉलिसीज ली थी वो एक संकट के दौर में, और संकट के कारण, उसका तात्कालिक कारण एक संकट था, वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। माने आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका बिल चुकाने के लिए डॉलर में आपके पास धन है कि नहीं है। तो वो निश्चित रूप से इसको एक सफलता कह सकते हैं कि नई एलपीजी की जो पॉलिसी जब से आई तो धीरे धीरे करते हमारी जो 3 हफ्ते 2 हफ्ते का जो हमारा बिल चुकाने की क्षमता रह गई थी, वो अब ये है कि आप 6 महीने 8 महीने तक का बिल चुकाने की स्थिति में आज हम हैं। और जो अगर मोटे तौर पे देखें तो पिछले 10 15 एक साल से हमारा $500 बिलियन से लेके 600, अभी 600 650 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर के रूप में हमारे पास है। तो ये संकट एक तरीके से स्थायी तौर पे हल हो गया लगता था। लेकिन इसमें 2 3 चीजें, ये जो ट्रम्प टैरिफ है और जो ट्रम्प ने कुछ घोषणाएं की हैं उसका एक भयानक असर उसके ऊपर होने वाला है। और जो फिर से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो क्राइसिस थी वो इस देश में फिर से पैदा होने वाली है। एक तो ये कि अगर मान लीजिए कि ये 25% टैरिफ लग गया तो हमारा आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और ये जो रत्न वगैरह का जो सेक्टर है, ये 4 सेक्टर अमेरिका को खास तौर से जिसका हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट होंगे और इसमें बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा होगी। और वो जो डॉलर हम अभी वहां से कमा रहे हैं वो हमको नहीं मिलने वाला, और वो एक उस पर फर्क पड़ने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी ट्रंप ने एक और इंटरनल पॉलिसी तय की है, वो ये है कि जो हमारे यहाँ के लोग अमेरिका में करीब 60 लाख इंडियंस जो अमेरिका में सेटल्ड हैं, वो 60 लाख लोग सेटल्ड है, मतलब वहां कमा खा रहे हैं। वो चाहे किसी तरह के वर्किंग वीजा पे हो, कोई H1 वीजा पे हो या कोई स्थायी परमिट पे हो, जो भी है, तो वो काफी पैसा रेमिटेंसेस डॉलर के रूप में हिंदुस्तान को भेजते हैं और वो सरकार के पास डॉलर रहता है। तो अभी उन्होंने क्या कर दिया है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ खाते पीते यहाँ हो तो आप पैसा वहां क्यों भेज रहे हो, हमारे यहाँ निवेश करो। अगर आप अपने वापस कंट्री में यानी हिंदुस्तान में पैसा भेजेंगे तो इसके ऊपर में 5% टैक्स लगाऊंगा, और वो टैक्स उन्होंने लगाने का पक्का इरादा जता दिया है। शायद अगले कुछ दिनों में उसका भी खुलासा हो जाएगा। और अगर वो रेमिटेंसेस पे 5% या उससे भी ज्यादा, उन्होंने कहा 5% या उससे भी अधिक, अगर वो रेमिटेंसेस पे ये टैक्स लगाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि वहां से जो डॉलर आना है, उतना डॉलर जो पहले मिल रहा था रेमिटेंसेस, उसमें काफी कमी आनी है। और ये उसका एक फिर जो हमारे घटते हुए जो एक्सपोर्ट्स हैं, महंगे जो हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे, उसके साथ मिलके इसका जो इफेक्ट होने वाला है। और खास तौर से रूस से जो हम रूपी में जो व्यवहार कर रहे हैं, और अगर वो ऑयल वगैरह का, क्रूड वगैरह का, अगर उसको भी अगर हमको मानना पड़ गया तो ये जो संकट टला था, वो संकट फिर से जो एक तरीके से इस जैसी भी स्लगिश अर्थव्यवस्था है उसके एक तरीके से पहिए जाम करने वाली स्थिति में ले आएगा। इसका अभी तक किसी ने उस ढंग से असेसमेंट किसी इकोनॉमिस्ट ने भी पेश नहीं किया, पर मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसके कारण हम एलपीजी की पॉलिसी लेके आए। अगर वही संकट फिर से आ जाता है तो इसका मतलब हुआ कि पूरा सर्कल कंप्लीट होके हम जीरो पे पहुंच गए। वैसे भी सर, ये जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है डॉलर्स के रूप में बाहर से जितना भी आ रहा है, वो तो लोग निकालने लग गए हैं। तो वो तो कमी आएगी, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन में जो वो है मुद्रा हमारे पास जो डॉलर की पड़ी है रिजर्व, उसमें तो कमी आएगी निश्चित रूप से। खैर, मैं इसी बात पे इस बातचीत को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे लोगों को भी बताएं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करें। तो जी साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप पधारे और हमारे को ये सारी चीजें समझाने का काम किया। मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।